रात के 9 बज चुके थे। राजस्थान के सुनसान हाईवे पर हमारी बस एक अकेले अजगर की तरह सरक रही थी। चारों तरफ घना जंगल था, पेड़ों की काली परछाइयां दूर तक फैली हुई थीं। बस की हेडलाइट्स उन परछाइयों को चीरकर रास्ता बना रही थीं। मैं, मोहन, कंडक्टर की सीट पर बैठा हुआ थकावट से जूझ रहा था। ये रात का आखिरी फेरा था, जयपुर से जैसलमेर। यात्री तो ज्यादातर पहले ही उतर चुके थे। अब बस में सिर्फ 4-5 लोग बचे थे। तभी अचानक बस के आगे एक आकृति खड़ी हो गई। हेडलाइट्स में एक सफेद साया दिखाई दिया। महिला थी शायद। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ फैलाए हुए, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। ये जंगल का इलाका था, लिफ्ट मांगना तो बेवकूफी थी। फिर भी एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गई। मैंने ड्राइवर रवि को आवाज लगाई, रवि भाई, आगे कोई खड़ा है। रवि ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। बस चीखते हुए रुकी। हम दोनों सामने देखने लगे। महिला गायब हो चुकी थी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। क्या हुआ मोहन? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में परेशानी थी। कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला। शायद कोई जानवर रहा होगा। लेकिन मुझे पता था कि वो कोई जानवर नहीं था। वो सफेद साया, उसकी आंखें, हेडलाइट्स में भी वो अंधेरे में डूबी हुई थी। एक अजीब सी ठंड मेरे पूरे बदन में फैल गई। हमने फिर बस आगे बढ़ाई, मगर माहौल बदल चुका था। एक सन्नाटा छा गया। हवा में भी हलचल नहीं थी। पेड़ों की काली परछाइयां अब और भी ज्यादा भयावह लगने लगी थीं। हर आहट मुझे चौंका देती थी। कुछ देर बाद एक यात्री ने पीछे से आवाज लगाई, कंडक्टर साहब, बस इतनी धीमी क्यों चल रही है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग दंपत्ति थे जो जयपुर से सवार हुए थे। उनके अलावा बस में कोई नहीं था। बाकी सब तो पहले ही उतर चुके थे। अचानक मुझे याद आया कि मैंने टिकट चेक करते वक्त उन्हें कहीं और उतरने के लिए टिकट लिए हुए देखा था। अरे, आप लोग अभी तक यहीं हैं? मैंने हैरानी से पूछा। कहां उतरे हम? बुजुर्ग औरत ने कहा, आपने तो हमें जैसलमेर तक का टिकट दिया था ना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने टिकट चेक करने का डिब्बा खोला। वो खाली था। उनके टिकट गायब हो चुके थे। आप हमें किसी भूत वाली जगह पर तो नहीं ले जा रहे हैं बेटा? बुजुर्ग आदमी ने धीमे स्वर में पूछा। उसके सवाल ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। तभी बस के पीछे से एक खटखटाहट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रवि ने घबराकर गाड़ी रोक दी। हम दोनों डरते हुए पीछे उतरे। बस के पीछे का दरवाजा बंद था। कोई खटखटाहट नहीं हो रही थी, सिर्फ सन्नाटा था और जंगल की भयानक खामोशी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में खौफ झलक रहा था। अचानक सामने से फिर वही सफेद साया दिखाई दिया। इस बार वो बस के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी अंधेरी आंखें हमें घूर रही थीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी गर्दन के बाल सिहर उठे। वो सफेद साया धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांसें थम गईं। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। सफेद साया दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक खौफनाक आवाज गूंजी, मुझे भी जैसलमेर ले चलो। रवि घबरा कर पीछे हट गया। मैंने अपने गले को साफ किया। आवाज थरथरा रही थी। ये कौन है? वही लोग जिसे लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था। एक बूढ़े आदमी की आवाज पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा। वो वही बुजुर्ग दंपत्ति थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। हम जैसलमेर जा रहे हैं, औरत ने कहा। उसकी आवाज कब्र से निकलती हुई सी लग रही थी। और तुम हमें साथ लेकर चलोगे? पहले सफेद साया, अब ये दंपत्ति। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रवि कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सफेद साया दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। एक चीख निकलकर मेरे गले में ही अटक गई। सफेद साया धीरे धीरे बस में चढ़ने लगा। नहीं, मैं चिल्लाया, रवि कुछ करो। लेकिन रवि जम चुका था। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। सफेद साया पूरी तरह से बस में चढ़ चुका था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो जवान होती जा रही थी। अब वो एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में वही भयावह चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी छुअन बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे जैसलमेर ले चलो। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उस मिठास में भी एक खौफ छिपा हुआ था।
मेरे कुछ जवाब देने से पहले ही वो हवा में घुल गई। बस में अचानक रोशनी आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग दंपत्ति भी गायब हो चुके थे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और बस को आगे बढ़ाया। मैं सन्नाटे में घूरता रहा। जंगल अब वैसा ही भयावह नहीं लग रहा था, लेकिन वो सफेद साया, वो ठंडी हवा का झोंका और वो आंखों की चमक, वो चीजें मेरे जहन में हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थीं। जयपुर पहुंचने के बाद भी वो खौफ मेरे साथ रहा। रवि का भी बुरा हाल था। हम दोनों ही किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। बस कंपनी के दफ्तर में रिपोर्ट लिखते समय भी मेरे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। थकान की वजह से मतिभ्रम हो गया होगा, यही उनका जवाब था। लेकिन वो मतिभ्रम नहीं था। रात को सोते समय भी मेरी आंखों के सामने वही सफेद साया नाच रहा था। वो महिला की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब खबर आई। जयपुर से जैसलमेर जा रही एक बस जंगल के बीचों बीच गायब हो गई। उस बस में सवार कोई भी यात्री नहीं मिला। बस खाली पड़ी थी, जैसे उसे कोई अदृश्य ताकत उठाकर ले गई हो। खबर सुनकर मेरा खून जम गया। वो वही बस थी जिसमें हम सवार थे। क्या वो सफेद साया और वो बुजुर्ग दंपत्ति उस गायब हुई बस में सवार हो गए थे? उस घटना के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं अब रात में गाड़ी चलाने से डरता था, खासकर जंगल के रास्तों से। हर सफेद साये में, हर अजीब आवाज में मुझे वो भयावह रात याद आ जाती थी। कुछ साल बाद एक संत से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें मेरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जंगल में कई आत्माएं भटकती हैं, अधूरे कार्यों से बंधी हुई। हो सकता है वो सफेद साया भी ऐसी ही किसी आत्मा का रूप था। उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया जिसे रात में गाड़ी चलाते समय जपना होता है। वो मंत्र मुझे उस भयावह रात से बचाने में तो नाकाम रहा, लेकिन अब कम से कम मुझे थोड़ा सहारा तो मिल गया था। मैं आज भी बस कंडक्टर हूं, लेकिन अब जंगल के रास्तों से जाने से बचता हूं। वो रात, वो सफेद साया, वो ठंडी हवा का झोंका, वो चीजें मेरे साथ हमेशा रहेंगी, एक भयावह सपने की तरह जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बस कुछ ही साल बीते थे, शायद 3 या 4। एक रात ड्यूटी के सिलसिले में मुझे फिर जयपुर से जैसलमेर जाना पड़ा। रात का वही वक्त था, हवा में वही सन्नाटा था और जंगल का रास्ता सामने था। मैं डर से थरथरा रहा था, लेकिन मजबूरी थी। रास्ते के बीच में अचानक बस के पीछे से वही खटखटाहट की आवाज आई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने रवि की तरफ देखा। उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और धीरे से बस रोकी। सांसें रोके हुए हम पीछे उतरे, लेकिन पिछले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कोई खटखटाहट नहीं हो रही थी, बस सन्नाटे में खड़ी थी। तभी सामने से एक सफेद रोशनी आती दिखाई दी, जैसे कोई टॉर्च जलाकर सीधे हमारी तरफ आ रहा हो। हम दोनों पीछे हटे, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। रोशनी पास आती गई और फिर हमने देखा, वो सफेद साया नहीं था, बल्कि एक जवान लड़की थी। उसके हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर परेशानी के भाव। क्या हुआ? वो लड़की घबराई हुई सी बोली। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे जैसलमेर तक लिफ्ट दे सकते हैं? उसकी आवाज में कोई भयावहपन नहीं था, बल्कि मदद की गुहार थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले रवि ने बोल दिया, नहीं, हम किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, हमें जल्दी पहुंचना है। रवि की बात सुनकर वो लड़की उदास हो गई। तभी मुझे वो संत की बात याद आई। हो सकता है ये कोई भटकती आत्मा ना हो, बल्कि सचमुच इसे मदद की जरूरत हो। मैंने रवि को रोका और उस लड़की से कहा, आप ठीक हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मुझे जैसलमेर पहुंचना है। मैंने रवि को देखा, वो अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार मान गया। हमने उसे बस में बैठा लिया। पूरे रास्ते वो लड़की खामोश रही। जैसलमेर पहुंचने से पहले उसने हमें धन्यवाद दिया और बस से उतर गई। उसके जाते ही बस में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी रीढ़ के नीचे फिर वही सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार उसमें वो भयावहपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। शायद उस रात हमने किसी भटकती आत्मा की मदद कर दी थी। शायद उसने अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर ली थी और अब उसे शांति मिल गई थी। वो रात मेरे जहन में हमेशा अंकित रहेगी, लेकिन अब वो सिर्फ एक भयावह सपना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक अनुभव जिसने मुझे डर के साथ साथ दया और मदद का महत्व भी सिखाया। कुछ साल बीत गए, लेकिन वो रात और उस सफेद साए की याद
मेरे जहन से नहीं गई। मैं अक्सर सोचता था कि वो लड़की कौन थी और जंगल में क्या हुआ था। एक दिन अखबार में एक पुरानी खबर पढ़ने को मिली। 10 साल पहले उसी जंगल में एक बस हादसे में कई लोग मारे गए थे। उस खबर में कुछ तस्वीरें भी थीं, जिनमें से एक में वो सफेद साया नजर आया। मेरी रीढ़ के नीचे सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत उस जगह पर गया जहां उस लड़की को छोड़ा था। जंगल घना हो चुका था, लेकिन मुझे वो जगह पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं इधर उधर घूमने लगा, कुछ ढूंढने की उम्मीद में। तभी मेरी नजर एक पुराने सिक्के पर पड़ी। सिक्के पर उस लड़की की तस्वीर थी जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सिक्का उठाकर देखने लगा। सिक्के के पीछे लिखा था रमा 1994। 1994 वो साल था जब वो बस हादसा हुआ था। अब मुझे सब समझ में आ गया था। वो लड़की रमा थी जो उस हादसे में मारी गई थी, और वो सफेद साया उसकी आत्मा थी जो मदद और शांति की तलाश में भटक रही थी। मैंने सिक्के को अपनी जेब में रखा और जंगल से बाहर निकल आया। मेरे मन में रमा के लिए एक अजीब सी सहानुभूति थी। मैंने उस रात उसकी मदद करके शायद उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। उस दिन के बाद मैंने जंगल में जाने से हमेशा के लिए मना कर दिया। मैं जानता था कि रमा अब शांत हो चुकी है और मुझे अब किसी डर या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरे जहन में रमा की याद हमेशा के लिए अंकित रहेगी। वो एक भूत नहीं, बल्कि एक इंसान थी जो अपनी त्रासदी से मुक्ति पाना चाहती थी।